हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका साहित्य स्टडी में। दोस्तों, जो पिछले लेक्चर में हमने प्यूरिटन एज को खत्म किया था, हमने जो ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की एक वीडियो सीरीज को शुरू किया था, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्यूरिटन एज को कवर किया था। प्यूरिटन एज जो है वो इंग्लैंड में 1649 से लेकर 1660 तक रही थी, और जो इनका लीडर था ओलिवर क्रोमवेल, उसकी 1658 में डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसका जो जनरल था जॉर्ज मॉन्क, उसने जो एग्जाइल प्रिंस था, जब चार्ल्स फर्स्ट को प्यूरिटन्स ने मार दिया था, तब चार्ल्स सेकंड जो है वो डर के फ्रांस भाग गया था। अब जॉर्ज मॉन्क ने फिर से चार्ल्स सेकंड को कांटेक्ट किया और उसको बोला कि तुम वापस आओ और मोनार्की को रिस्टोर करो, तुम अपने थ्रोन को संभालो, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ये जनरल जो था जॉर्ज मॉन्क, इसने डिसीव किया प्यूरिटन्स को और कांटेक्ट किया चार्ल्स सेकंड से। चार्ल्स सेकंड को ये बोला उसने कि तुम किसी भी रिलीजन के लोग हैं उनको हानि मत पहुंचाना, उनको मारना मत। तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, जो जो प्यूरिटन्स थे, जितने भी प्यूरिटन्स लोग थे जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, मोस्टली उनको चार्ल्स सेकंड ने मार दिया और कुछ को कैप्चर कर लिया। जैसे जॉन मिल्टन को भी बंदी बना लिया था, अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया। तो अब आते ही सबसे पहले चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, थिएटर काफी टाइम से बंद पड़े थे, थिएटर को ओपन कर दिया और वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट टाइम वुमेन को थिएटर में परफॉर्म करने की परमिशन मिली और लोगों को काफी फ्रीडम मिली, तो लोग एकदम से खुश थे। अब काफी टाइम से लोग 11 साल से लोग घर में एक तरह से बंधे हुए थे, वो एक तरह से प्रिजन टाइप की लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे। तो लोगों को भी काफी फ्रीडम मिली, लोग काफी टाइम से फ्रस्ट्रेट थे, 11 साल से वो घर में ही रह रहे थे, बाहर कुछ फंक्शंस वगैरह एंजॉय नहीं कर सकते थे, थिएटर नहीं गए थे वो। तो एकदम से लोग बाहर आए तो उनको काफी ज्यादा हैप्पीनेस मिली। अब ये जो चार्ल्स सेकंड जो किंग था, ये उनकी नजर में एक बेटर किंग बन गया था और इन्होंने प्यूरिटन्स के अगेंस्ट कुछ जो है वो टफ रूल इंप्लीमेंट किए थे, कुछ एक्ट पास किए थे। इनके मिनिस्टर्स और चार्ल्स सेकंड ने मिलकर कुछ एक्ट पास किए, जैसे कि कन्वेंटिकल एक्ट है। इसमें क्या होता था, कन्वेंटिकल एक्ट पास किया था जहां से लोगों को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है तो पहले चर्च से लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो कन्वेंटिकल एक्ट में आता था। उसके बाद कॉरपोरेशन एक्ट लागू किया गया। कॉरपोरेशन एक्ट में प्यूरिटन्स की प्राइवेट मीटिंग्स को बैन कर दिया। जैसे पहले चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे जब थिएटर क्लोज किए थे, तब प्यूरिटन्स जो है वो अपनी प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे एक साथ होने के लिए, चार्ल्स सेकंड को एक्सक्लूड करने के लिए, राइट। तो उसके बाद एक्ट ऑफ एमनेस्टी को लागू किया गया। एक्ट ऑफ एमनेस्टी में क्या था, जितने भी प्यूरिटन्स थे, ऑल द प्यूरिटन्स हु प्रोमिस्ड टू नेवर गो अगेंस्ट द किंग, दे वर पार्डन्ड। जो जिन्होंने ये प्रोमिस किया था कि हम किंग के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उन सबको पार्डन कर दिया गया, उन सबको माफ कर दिया गया। इसके बाद आया एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में एक बुक लॉन्च की गई, ये कॉमन बुक थी प्रेयर करने के लिए, ठीक है, सारे लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए कॉमन बुक थी, ये इसमें लॉन्च की गई। ये 4 एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद रखना, पेपर में आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, अब सबसे बड़ा खतरा जो है चार्ल्स सेकंड को क्या था, उसको डर इस बात का था कि आगे जो है अब किंग कौन बनेगा, क्योंकि उसका कोई भी लीजिमेट बेटा नहीं था। जितने काफी सारे इलिजिमेट बेटे थे उसके, जिसमें से एक जेम्स स्कॉट भी था। जेम्स स्कॉट, जिसको ड्यूक ऑफ मैनमथ भी बोलते हैं। तो अब वो नहीं चाहता था कि मेरा इलिजिमेट बेटा जो है वो इंग्लैंड का अगला किंग बने। उसका एक भाई था जेम्स सेकंड। तो ये जो चार्ल्स सेकंड था ये कैथोलिक था, बट जैसे ही ये इंग्लैंड में आया तो इसने अपना रिलीजन हाइड कर लिया और प्रोटेस्टेंट बताया खुद को। इसने खुद को प्रोटेस्टेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, क्योंकि उस टाइम पे मेजोरिटी जो है इंग्लैंड में वो प्रोटेस्टेंट की थी। तो ये क्रिश्चियनिटी जो है 2 पार्ट में बटी हुई थी, तो ये एक दूसरे के काफी ज्यादा अगेंस्ट थे, एक दूसरे पे अत्याचार करते थे। जो भी मेजोरिटी थी वो डोमिनेट था, तो वो दूसरे जो रिलीजन था उसका फायदा उठाते थे, उनको अत्याचार करते थे उनके ऊपर। तो ये जेम्स सेकंड जो है ये स्ट्रॉन्ग कैथोलिक था, इसने तो अपना हाइड कर लिया था रिलीजन, ये एक स्ट्रॉन्ग कैथोलिक था। तो लोग नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड में ये जेम्स सेकंड, जो उसका भाई था ना चार्ल्स सेकंड का, ये अगला किंग बने। तो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग सारे इकट्ठे होकर
जो लोग अगेंस्ट थे, जेम्स सेकंड को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो सारे इकट्ठे होकर पार्लियामेंट पहुंच गए। उन्होंने एक बिल दिया जिसको एक्सक्लूजन बिल बोलते हैं। 1679 में आया था ये। तो अब चार्ल्स सेकंड जो है वो चाहता था कि मेरा भाई जो है जेम्स सेकंड यही राजा बने, अगला किंग इंग्लैंड का यही बनना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे एलिजाबेथ बेटे को किंग नहीं बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, ये जो पार्लियामेंट है इसको ही खत्म कर दिया, पार्लियामेंट अबोलिश कर दी उसने 1679 में। इस आइडिया से छुटकारा पाने के लिए कि लोग इस चीज का विरोध करेंगे, वो बिल लेकर आए थे ये पास करवाने के लिए, बट उसने इस बिल को पास नहीं किया, उसने पार्लियामेंट खत्म कर दिया। इससे पहले एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेना, 1678 में चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट भी एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी उसको मारने की, बट ये एक फेल्ड असैसिनेशन था। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो था टाइटस ओटस। 1678 में पोपिस प्लॉट हुआ था, इसका रेफरेंस भी आपको आगे वर्क्स में मिलेगा, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब 1685 में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है। तो अब 1685 में जेम्स सेकंड जो है वो इंग्लैंड का किंग बन जाता है। तो इसका विरोध किया फिर जेम्स स्कॉट ने, क्योंकि जेम्स स्कॉट खुद किंग बनना चाहता था। ये जो ड्यूक ऑफ मैनमथ है ये किंग बनना चाहता था, इसको सपोर्ट किया अर्ल ऑफ सेप्टसबरी ने। अर्ल ऑफ सेप्टसबरी जो है इसका रियल नेम है एंथनी एस्ले कूपर। ये उस टाइम का बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन था, उसने भी उसको सपोर्ट किया। इन दोनों ने उसके अगेंस्ट रिबेल किया। 1685 में मैनमथ रिबेलियन हुआ और इस रिबेल में ड्यूक ऑफ मैनमथ यानी कि जेम्स स्कॉट और एंथनी एस्ले कूपर ये दोनों मारे जाते हैं। तो जेम्स सेकंड जो है वो काफी पावरफुल था, तो वो इन दोनों को मार देता है, उसकी आर्मी इन दोनों को मार देती है, हरा देते हैं इनको, और अपना रूल वो है आगे स्टैब्लिश करता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जेम्स सेकंड जो है ये कैथोलिक था, स्ट्रिक्ट कैथोलिक था, ये प्रोटेस्टेंट को पसंद नहीं करता था। तो इसने क्या किया, कैथोलिक को इनवाइट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड से बाहर जो कैथोलिक रहते थे उनको इनवाइट करना शुरू किया, जो प्रोटेस्टेंट को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने फिर से रिबेल किया, वो पहुंच गए विलियम ऑफ ऑरेंज के पास। अब ये विलियम ऑफ ऑरेंज कौन है, ये जो जेम्स सेकंड है इसकी दो बेटियां थी, एक प्रिंसेस मैरी और एक प्रिंसेस एन। ये जो प्रिंसेस मैरी है इसकी शादी हुई थी फ्रांस में विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ। ये ऑरेंज एक टेरिटरी है इंग्लैंड में, एक जगह का नाम है। तो वहां ये कोर्टियर था लुइस 14 का। लुइस 14 किंग था फ्रांस का, और ये विलियम ऑफ ऑरेंज जो है ये उसका कोर्टियर था, ये वहां पे काम करता था। तो ये प्रोटेस्टेंट इकट्ठा होके, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तुम इंग्लैंड में आओ और थ्रोन को संभालो, यहाँ पे बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी मिली विलियम ऑफ ऑरेंज को। विलियम ऑफ ऑरेंज को लगा कि मैं इंग्लैंड का किंग बन सकता हूं, तो उसके फादर इन लॉ के अगेंस्ट उसने वॉर शुरू किया, वॉर की तैयारी की, वॉर हुआ नहीं था। तो जैसे ही इसको पता चला जेम्स सेकंड को कि मेरा खुद का सन इन लॉ जो है वो मेरे अगेंस्ट खड़ा है, मेरी पब्लिक मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो उसको लगा कि यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। तो उसने यहाँ समझदारी दिखाई और वो थ्रोन छोड़कर भाग गया, और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो इंग्लैंड का किंग बन गया। अब विलियम ऑफ ऑरेंज जो है ये इंग्लैंड में आकर विलियम द थर्ड बन गया। अब विलियम फर्स्ट और सेकंड आपको पता होगा कौन है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, जब हमने बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था विलियम फर्स्ट और सेकंड के बारे में। विलियम फर्स्ट कौन था, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मन का जो ड्यूक था उसको विलियम फर्स्ट बोलते हैं, विलियम द कॉन्करर भी बोलते हैं जिसको। तो उसका जो थर्ड बेटा था वो था विलियम सेकंड, और ये जो विलियम ऑफ ऑरेंज था, जो फ्रांस में विलियम ऑफ ऑरेंज था, वो इंग्लैंड में आकर विलियम द थर्ड बन गया। अब इसने रूल एस्टेब्लिश किया यहाँ पे। जो 1688 में जो रिबेल इसने किया था ना अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट, उसने चुपचाप छोड़ के वो थ्रोन को चला गया, तो इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। 1688 में हुआ था ये, तो वो छोड़ के वहां से चला गया और इंग्लैंड का ये किंग बन गया। अब क्या हुआ, ये लुइस 14 के पास जो काम करता था उसका छोटा सा कोर्टियर था ये, तो अब उसके मन में भी ये लालच आया लुइस 14 के कि मेरा एक छोटा सा कोर्टियर इंग्लैंड जैसी बड़ी कंट्री का किंग बन सकता है, तो इसका फायदा कुछ मुझे भी उठाना चाहिए। उसने विलियम द थर्ड से टैक्स मांगना शुरू किया। उसने टैक्स देने से मना कर दिया। उसने बोला कि मेरा तो फादर इन लॉ जो है
वो उसके जो प्रॉपर्टी है या उसका किंगडम मुझे मिला है, तो मैं आपको टैक्स क्यों पे करूं? तो उसने कहा ठीक है मत पे करो, तैयार हो जाओ। अब उसने क्या किया, लुइस 14 ने अटैक कर दिया इंग्लैंड पे। 1694 के आसपास उसने अटैक किया था। 2-3 साल तक इनमें लड़ाई चली, बट इनके बीच में एक संधि हो गई थी। 1697 में एक पीस फॉर्म हुई, पीस ऑफ राइसविक, राइट, इसको भी याद रखना, पीस ऑफ राइसविक हुई लुइस 14 और ये जो विलियम द थर्ड है, इन दोनों के बीच में। फिर इससे पहले क्या हो रहा था, 1694 में जो इसकी वाइफ थी क्वीन मैरी, यानी कि जो प्रिंसेस मैरी थी, उसकी डेथ हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में पीस ऑफ राइसविक फॉर्म हो गई थी। फिर इसके कुछ टाइम बाद अब स्पेन ने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया, जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। 1701 में इसकी भी डेथ हो जाती है, विलियम ऑफ ऑरेंज की। और अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई भी किंग नहीं था, तो इमीडिएट क्वीन एन को इमीडिएट डिक्लेयर किया गया कि ये इंग्लैंड की क्वीन बनेगी। 1702 में क्वीन एन को इंग्लैंड की क्वीन बना दिया गया। तो यहां आते ही रेस्टोरेशन एज जो है वो खत्म हो जाती है। 1702 से न्यू क्लासिकल एज की शुरुआत होती है। तो बाकी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसके लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इस एज का लिटरेचर जो है वो काफी ज्यादा वल्गर लिखा गया। वल्गर क्यों लिखा गया? क्योंकि 11 साल तक लोगों ने कोई इंजॉय नहीं किया था, बाहर नहीं घूम रहे थे, वो थिएटर क्लोज पड़े थे, तो बहुत कुछ लोगों के मन में था। मतलब वो इमेजिन कर रहे थे कि हम बाहर जैसे ही जाएंगे फ्रीडम मिलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। राइटर्स भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, वो भी गलत गलत चीजें लिख रहे थे, वल्गैरिटी लिख रहे थे, राइट। मैन की इंपोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे वुमेन का इंपोर्टेंस का ढोंग कर रहे हैं, बट वुमेन का फायदा उठा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन्होंने दिखाए हैं। तो ऐसे करके लिटरेचर को इन्होंने काफी ज्यादा वल्गर कर दिया, जिसमें जर्मी क्यूलर ने एक पैम्फलेट भी लिखा है, इंपॉर्टेंट है, 1698 में इस पैम्फलेट को लिखा गया था। द प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज करके है शायद एक पैम्फलेट। तो इस पैम्फलेट में जर्मी क्यूलर ने अटैक किया है ड्राइडन पे, थॉमस डी उर्फे पे और जॉन वेनब्रू पे सबसे पहले अटैक किया था। उसने बोला था कि तुमने लिटरेचर को वल्गर कर दिया है, राइट। तो सिर्फ ड्राइडन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमने लिटरेचर को वल्गर किया है, काफी गलत चीजें लिखी गई है इस एज में। बाकी किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस एज का लिटरेचर जो है वो काफी वल्गर माना जाता है। अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इस एज के जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उनकी डेट आपको पूछी जाएगी पेपर में हर बार। यहां से एक क्वेश्चन बनता है डेट का और एक क्वेश्चन बनता है कैरेक्टर का। तो इसके कैरेक्टर्स भी आप अच्छे से याद करना और डेट भी क्रोनोलॉजिकल में आप अच्छे से इनकी याद करना। तो आगे की वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से आज हम खत्म कर रहे हैं 1702 से, राइट। न्यू क्लासिकल एज को हम डिस्कस करेंगे आगे, फिर रोमांटिक्स, प्री रोमांटिक्स, रोमांटिक्स, उसके बाद विक्टोरियन, ये सारी एज हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।